गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स, और यूनिट्स को आगे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटी। तो शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं हम क्वांटिटीज। क्वांटिटी जो है इनको हम मेजर कर सकते हैं। इनका मेजरमेंट किया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स लॉज के अकॉर्डिंग इनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बोस क्वांटिटी भी कहते हैं। बोस क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी। इनका किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए हम बात कर सकते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास, जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा। बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज की। तो ड्राइव क्वांटिटी की बात करें तो ड्राइव क्वांटिटी क्या है? ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्रॉ की जाती है। जैसे हमारे एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप क्या है। अब बात आती है इनको मेजर कैसे करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका होता है कंपेयर करना। अब कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमें एक क्लॉथ खरीदना है तो शॉप पे जाकर के हम क्लॉथ खरीदते हैं। तो क्लॉथ खरीदने के लिए जब हम शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें क्लॉथ चाहिए, तो उसके पास एक मेटल का एक रॉड होती है, उससे वो कंपेयर करता है। तो वो जो मेटल का रॉड है दैट इज स्टैंडर्ड। और दूसरा क्या है कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा कंपेयर करी जाती है स्टैंडर्ड के साथ में, सेम टाइप के साथ में। उनको हम बोलते हैं यूनिट्स। अब यूनिट्स को मेजर करना हो तो यूनिट को लिखने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चाहिए यूनिट और एक चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या होती है? यूनिट वो होती है जो एक स्टैंडर्ड होता है जिसका हम कंपेयर करते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड होगा, उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितनी बार उसे कंपेयर करके लिखा गया है, यानी कि मैग्नीट्यूड, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर ये हम दोनों को अलग अलग कर ले, यूनिट्स अलग और न्यूमेरिकल वैल्यू अलग। एग्जाम्पल समझते हैं। हम गए मदर डेयरी शॉप पर, और मदर डेयरी शॉप पर जाने के बाद हमने शॉपकीपर से बोला कि हमें 5 चाहिए, 5। तो 5 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 5 में हमें शॉपकीपर क्या देगा? कुछ भी नहीं दे पाएगा। वो हमसे बार बार पूछेगा 5 क्या चाहिए। तो हमें क्या बताना है कि हम उसको बताएंगे 5 लीटर मिल्क चाहिए, 5 लीटर ये चाहिए। तो लीटर बताना पड़ेगा। लीटर, लीटर इज द क्वांटिटी। अगर हम सब्जी वाले के पास जाकर के कहना शुरू करें हमें 5 दे दो, 5 दे दो, वहां भी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं, हम उसे केजी नहीं बता रहे हैं, तो वो हम उसके लिए नहीं बता रहे। तो इससे मतलब है कि हमारा जो है ये पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर जो करते हैं, क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से रिप्रेजेंट किया है। इसमें दो चीजें लगी हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट है। ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं? एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास है 1 मीटर, 1 मीटर। अब 1 मीटर में हम इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए दोनों चीज, ये चीज एक ही है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे यूनिट हमारा बड़ा है। यूनिट अगर हमारा लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगी। अगर हमारा यूनिट स्मॉल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी। लेकिन कुल मिलाकर के इनका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, एन यू कांस्टेंट होता है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल यूनिट को मेजर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? क्या रिक्वायरमेंट हमारा यूनिट फुलफिल करना चाहिए? तो यूनिट शुड बी सुटेबल साइज। तो यूनिट हमारा सुटेबल साइज का होना चाहिए। यूनिट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। थर्ड पॉइंट इज यूनिट शुड नॉट वेरी विद टाइम। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन क्या है हमारे पास में? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
तो इसके ऊपर हमारा यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल यूनिट बेसिकली टू टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होती है नाइदर कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू द मोर सिंपल यूनिट। तो जो हम फंडामेंटल यूनिट है, ना ही तो हम इनको किसी दूसरे यूनिट से ड्रॉ कर सकते हैं, ना ही इनको ब्रेक करके स्मॉल यूनिट में तोड़ सकते हैं। तो ये यूनिट कौन सी है? ये यूनिट है हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट इन मैकेनिक्स। ध्यान रखने की जरूरत है। फंडामेंटल यूनिट का दूसरा हमारे पास है, जो एक पार्ट ये हो गया, फिर हमारे फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा पार्ट है ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट कैसी होती है? ड्राइव्ड यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम जो नया यूनिट बनाते हैं उसको हम ड्राइव यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने लगाया स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो हमारा हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज कॉल्ड द ड्राइव यूनिट। अब तक हम समझ चुके हैं कि हम यूनिट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और यूनिट्स में अब हम बात करेंगे सिस्टम्स की। तो हमारे पास कुछ कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट में पहला सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम क्या है? ये है हमारा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट है। एफ क्या काम करता है? एफ होता है हमारा फुट के लिए, फुट फॉर लेंथ। एंड पी पाउंड के लिए होता है, पाउंड फॉर मास। एस सेकंड के लिए होता है फॉर टाइम। इसके बाद नया सिस्टम आया, दैट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सी इज स्टैंड फॉर द सेंटीमीटर फॉर लेंथ, एंड जी ग्राम फॉर मास, एस सेकंड फॉर टाइम। और ये जो सिस्टम था इसको हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इसके बाद हमारा एक सिस्टम आया जिसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो एम है वो मीटर है, मीटर फॉर लेंथ, के किलोग्राम फॉर मास, एस सेकंड फॉर टाइम। स्टूडेंट यहाँ से हमारे न्यूमेरिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पुट अप होने शुरू हो जाते हैं। अब ये हम जब सिस्टम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास आता है कि ये सिस्टम हमने छोड़ क्यों दिए, इन सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमें छोड़ दिए। तो जो हमारा एफपीएस सिस्टम है, तो एफपीएस सिस्टम को छोड़ने के पीछे लॉजिक ये है कि दिस इज नॉट अ मीट्रिक सिस्टम, ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। जो सीजीएस सिस्टम है, जब सीजीएस सिस्टम है तो एक यूनिट में हम काम कर रहे होते हैं, अगर यूनिट को हम दूसरे यूनिट में दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वो इनकन्वीनियंटली स्मॉल हो जाता है, यानी कि बहुत छोटा जाता है, जो कैलकुलेशन के लिए बहुत टफ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं एमकेएस। तो एमकेएस हमने क्यों रखा हुआ है? एमकेएस का जो हमारा साइज होता है दैट इज कन्वीनियंट साइज, इसलिए हम एमकेएस को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट के सिस्टम्स की। तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था कि हम जो यूनिट की बात कर रहे थे, हमारे पास बेसिकली इनिशियली 3 यूनिट थी हमारे पास, मास, लेंथ एंड टाइम। ये कहाँ पर यूज हो रही थी? ये हमारी मैकेनिक्स में यूज हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? ये यूनिट हम यूज कर रहे थे, लेकिन जब तक हम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास नया फिजिक्स, नई स्ट्रीम आनी शुरू होगी। जैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो गया, मैग्नेटिज्म आना शुरू हो गया, ऑप्टिक्स आना शुरू हो गया और नया फिजिक्स आना शुरू हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि ये जो हमारे पास यूनिट हैं दे वर नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। तो फिर हमने एक नया सिस्टम लिया गया। तो ए न्यू सिस्टम वाज अडॉप्टेड, नया सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, दैट इज कॉल्ड द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये कहाँ से आया हुआ है, किस तरीके से लिया गया है? जो हमारे पास सिंबल होते हैं तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। तो जो हमने ये सिस्टम लिया है एसआई यूनिट सिस्टम, दिस इज द एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। एसआई सिस्टम विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल ऑफ यूनिट्स। किसी भी यूनिट का एक स्टैंडर्ड सिंबल होगा, एब्रीविएशन यूज हो रहा होगा उसके लिए, दैट इज डेवलप एंड रिकमेंडेड बाय द, एक ऑफिस है जहां पर हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये पेरिस में है, जिनेवा में है, वहां से रिकमेंड करे जाते हैं
और इसमें हमारा एसआई सिस्टम पूरा तैयार किया गया है। स्टूडेंट, अब हम आगे हैं एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हमारे एडवांटेज क्या होंगे। सबसे पहला हमारे पास है एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो आंसर हमारा यहीं पर है। तो कोहेरेंट सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ही आपका कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये हमारा आंसर होगा। अब इसी के पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि ऑल ड्राइव यूनिट आर ऑब्टेन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको हम बात कर रहे हैं कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं। दूसरा बात करते हैं ऐसा सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो हम बात करते हैं कि जो हमारे यूनिट्स होती हैं वो असाइन करी जाती हैं। यूनिट्स, वन यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट हमारी दी जाती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास जूल इज यूनिट ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल टाइप। किसी भी तरह की एनर्जी हो तो सबका हमारा क्या यूनिट होगा? जूल होगा। लेकिन एमकेएस में क्या प्रॉब्लम है? एमकेएस में हम देखते हैं, एमकेएस में मैकेनिकल में अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हो तो जूल में होगी, अगर हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कैलोरी में होगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वाट में होगी। पॉइंट नंबर 3 हम स्टडी कर रहे हैं ऐसा इज ए मीट्रिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है? अगर हम मल्टीप्लाई करें या सब मल्टीप्लाई करें यूनिट्स का, ऐसा यूनिट का, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस द पावर ऑफ द 10। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो उसको मीट्रिक सिस्टम में होता है। ऐसा सिस्टम इज ए एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही सिस्टम में ग्रेविटेशन की कोई जगह नहीं है, ग्रेविटेशन के लिए कोई यूनिट नहीं होता। देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट, द यूज ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन एसआई यूनिट। स्टूडेंट, हम एसआई यूनिट की डेफिनेशन स्टडी करने के बाद अब हम ये भी समझ चुके हैं कि हमने यूनिट पढ़ लिया है, और यूनिट अब तक हम जितनी कोशिश कर रहे थे यूनिट पढ़ने की, तो मैं समझ में आ गया कि मार्केट में हम जाते हैं तो कोई भी मटेरियल खरीदना हो तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी खरीदनी हो तो उसके लिए हमें दो बातें बतानी पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो यूनिट में भी हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन अब यूनिट में भी हम बात करना चाहते हैं कि जैसे हम मीटर की बात करते हैं तो कुछ मीटर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे 1000 मीटर। तो अगर 1000 मीटर इकट्ठे हो गए तो उसके बाद वो किलोमीटर बन जाता है। 1000 किलोमीटर इकट्ठे हो जाएं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि तो बहुत बड़े हो गए, फिर हमें 10 की पावर में बात करने पड़ते हैं। तो हम ऐसे ही कुछ बड़ी यूनिट के बारे में बात करना चाहेंगे, कुछ छोटी यूनिट के बारे में बात करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेजरमेंट की कुछ नई और बड़ी छोटी यूनिट्स। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन करने का सिंपल फार्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस किसका है, तो डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसने कवर किया होगा? लाइट ने किया होगा। तो लाइट का स्पीड, तो हमें देखना स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ टाइम। अब हमें देखना है कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1 ईयर 365 डेज 24 आवर्स इंटू 60, ये कंप्लीट हो गया सेकंड में। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर मिलेगा। स्टूडेंट, ऐसी एक लार्ज यूनिट की बात हम करना चाहेंगे, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये सन का रिवोल्यूशन करती है, उसके चक्कर लगा रही होती है। तो उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, नॉट सर्कल। इसका मतलब है कि जो हमारा अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि पूरा चक्कर लगाने में जो उसका डिस्टेंस है चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं उसका एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर अर्थ एंड सन, दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लिखने के लिए अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर।
तो ए और यू दोनों हमारे कैपिटल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पार सेकंड की। नाम से तो ऐसा लगता है सेकंड, सेकंड का मतलब है कि टाइम, लेकिन नहीं, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं। पार सेकंड इज द अनदर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ये भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती है। अभी अभी हमने बात करा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल है, वन एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है, अगर हम उसे एज्यूम कर ले कि एज एन आर्क, तो हमने ये आर्क एज्यूम कर लिया, तो अब हम ये कर सकते हैं कि इस आर्क के जो दो एंड हैं, एक एंड यहां पर है, एक एंड यहां पर है, तो इससे हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इनको इस तरीके से इसका मीटिंग पॉइंट बना सकते हैं, सेंटर बना सकते हैं। जब भी हम सेंटर बनाएंगे तो यहां पर एक एंगल बनेगा। जितना पास में ये हमारा सेंटर रहेगा उतना ही ये थीटा की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम इसको दूर लेकर जाते रहेंगे तो हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है और ये कम भी हो रही है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो हमारा मीटिंग पॉइंट है वहां पर ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड अगर हो जाए, अगर हमने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस हमारा फिक्स होगा। और ये फिक्स डिस्टेंस, ये जो हमारा रेडियस है, यही आपका पार सेकंड होता है। तो बात करते हैं पार सेकंड को हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे और उसके मैथमेटिकल वैल्यू क्या होंगी। स्टूडेंट बात करते हैं हम पार सेकंड की, तो 1 पार सेकंड का डेफिनेशन लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 1 पार सेकंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल, द लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल और ये एंगल है 1 सेकेंड, तो ये रेडियस हमें बताना है। तो हमने पहले क्या किया है कि ये जो हमारा एंगल है 1 सेकेंड, सबसे पहले उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। इस मिनट को हमने क्या करा, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला आता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। आर्क कितना था हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगल कितना था 1 सेकेंड। तो हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 और 1 सेकेंड जो हमने यहाँ रेडियन में कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू लगा दी। तो हमने देखा पाई और पाई के जितना नीचे था वो सब उल्टा होकर के ऊपर चला जाएगा, रिवर्स होकर के। तो हमने जब इसे कैलकुलेट किया तो हमने फाइंड किया कि हमारी वैल्यू ये आई है 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे कुछ लार्ज यूनिट की। लार्ज यूनिट में हमने पढ़ी है, जो लेंथ के लिए हमने यूज करा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार सेकेंड। तीनों को हमने पढ़ लिया है। हमें पता चल गया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर का वैल्यू हमारे पास होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हम ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कुछ रिलेशन आ जाते हैं। जैसे हमारे को पहला रिलेशन देखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लाइट ईयर के साथ में क्या रिलेशन होगा, है ना, ये रिलेशन हमें निकालने के लिए आ सकता है। दूसरा हो सकता है कि लाइट ईयर का हमारा पार सेकंड के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। तो हमने देखा कि रिलेशन कैसे फाइंड करना है। हमने पहला रिलेशन देखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लाइट ईयर के साथ क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल का लाइट के साथ में हमने निकालने के लिए हमने बड़ा सिंपल तरीका लगाया है। लाइट ईयर को ऊपर रखा है, एस्ट्रोनॉमिकल को नीचे रखा है और हमने यहाँ पे लाइट ईयर की वैल्यू को ऊपर रख करके और एस्ट्रोनॉमिकल के नीचे रख के हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो हमारे को यहाँ पे वैल्यू जो मिली है वो है 6.3 इंटू 10⁻4। आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि दोनों साइड में आपका मीटर मीटर में आपका वैल्यू था। इसका मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आ रही है। तो ये जब आप इसे क्रॉस करके जाएंगे तो ये आपका 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे को फाइंड करना है पार सेकंड और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन। तो हमने क्या करा, पार सेकंड को ऊपर रखा, लाइट ईयर को नीचे रखा और हमने सॉल्व कर लिया। हमें मिला 3.26। अब हमने देखा 1 पार सेकंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। इसी तरीके से हम और भी इनमें रिलेशन कॉम्बिनेशन बना करके कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड। स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की लार्ज यूनिट की। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस में
स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो स्मॉल यूनिट क्या होंगी हमारे पास, इनको हम बात कर सकते हैं, जैसे हम बात करें माइक्रोन, 1 माइक्रोन 1 म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोन मीटर, अगर हमारे पास आता है तो 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन है 1 nm से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का रिप्रेजेंटेशन होता है 1 a के ऊपर एक छोटा सा सर्कल होगा एंड 10⁻⁻10 मीटर। एंड फर्मी एंड फेम्टोमीटर, तो हमारे कहीं कहीं न्यूमेरिकल में इस तरीके से लिखा आता है FM, दैट इज द फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर। दीज आर द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यूनिट। अब हम बात करते हैं एरिया के भी। तो एरिया में भी हमारे पास इसी तरीके से है कि वेरी स्मॉल एरिया अगर हमारे पास है तो हम क्या किस तरह की यूनिट यूज करें, और अगर लार्ज है तो फिर हम किस तरह की यूनिट यूज करें। तो हम स्मॉल में वेरी स्मॉल की बात कर रहे हैं, तो वेरी स्मॉल में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम मेजर करते हैं बार्न में, BARN, बार्न में करते हैं। तो 1 बार्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। अगर हम लार्ज एरिया की बात करें तो हमारे पास है 1 एकड़ या 1 आर इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। एंड हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस तरीके से और भी हमारी स्मॉलेस्ट और लार्जर हो सकती हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मास की। तो मास हम कैलकुलेट करते हैं तो मास भी हमारे इसी तरीके से होते हैं। मास कैलकुलेट करने के लिए एक है हैवी मास, एक है आपका स्मॉल या लाइट मास। तो हैवी मास हम किसको कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े मास की बात कर रहे हो। जैसे हमारे केजी था, केजी को हमने इकट्ठा करना शुरू करा तो हमारा 1000 केजी हो गया। 1000 केजी को हम मीट्रिक टन बोलते हैं या फिर 1 टन बोलते हैं। अगर 100 केजी है तो दैट इज क्विंटल। एंड एक यूनिट हमारे पास है स्लैब, तो 1 स्लैब इज इक्वल टू 14.57 केजी। एक स्पेशल यूनिट है दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट काफी बड़ी है हमारे पास में मास की यूनिट है। 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन, यानी कि जितना मास का सन है उससे भी 1.4 टाइम हमारा जो है ये 1 चंद्रशेखर लिमिट होगा। स्मॉल की बात करते हैं तो स्मॉल में देखिए कि हम ऐसे यूनिट की बात करेंगे, जैसे हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट, हम इसको यूज करते हैं 1 AMU करके या 1 U करके, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। और हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा यूज कहाँ होगा, ये होगा हमारा एटम एंड न्यूक्लियर के मास को मेजर करने के लिए, वहां हमारी यूनिट यूज होगी। एक हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूज होती है जहां हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो बात करते हैं कैरेट में। ये कैरेट वही कैरेट है। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है।